राऊ जोधा। मैंने आपको राऊ जोधा के बारे में पूरा बता दिया। मंडोर को उन्होंने जीत लिया था और मंडोर पर अधिकार किसका हो गया था? राणा कुंभा का। भाई चुंडा ने किया पर वो माना किसका जाएगा? कुंभा का। तो कुंभा ने जब मंडोर पर अधिकार कर लिया स्टूडेंट, तो याद रख, सॉरी, जोधा ने अधिकार कर लिया, तो ये बात पता चली किसको? कुंभा को। तो कुंभा वापस सेना लेकर अटैक करने जाने लगा। कौन से डोर? मंडोर। तब बीच में आई दादी कौन सी बाई? हंसाबाई। कौन सी बाई? हंसाबाई ने दोनों के बीच में एक संधि करवाई, जिसको तुम कहते हो आवड़ बावड़ की। बताओ मेवाड़ में ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कब हुई थी? बोलो। ये संधि किसने करवाई थी? कितने जनों के बीच में? मारवाड़ का कौन था? बोलो। मेवाड़ का राणा। निर्धारण केंद्र कौन सा था? बोलो। और इसी संधि के तहत कितने साम्राज्यों की सीमाओं का निर्धारण? मेवाड़ और, बहुत बढ़िया। और इसी संधि के तहत राऊ जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार दे का विवाह किया किसके साथ? बोलो बोलो बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले जल्दी से, छाप लो। पहले एक बात बताओ, चौदह तारीख को कुलदीप सर की क्लास ले रहे हो? अरे बोलो। जूते पड़ेंगे। पहले मतलब 2 बजे तो आपकी क्लास होगी ही होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई 15 से 16 तारीख तक कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आपको आना होगा, ओके। और रही बात मॉर्निंग में, तो जो अभी हाथ खड़े किए कोई बात नहीं, आप आराम से जा सकते हो। और भी कोई जाना चाहते तो मुझे अभी बता दो, ताकि क्लास का प्योरली सेशन। और फिर जहाँ तक कि मुझे पता है 2 बजे तक तो आपकी छुट्टी ही है। 2 बजे से लेकर फिर आपकी क्लास जो रहेगी वो 6 बजे तक या 8 बजे तक रख लेंगे, ओके। अरे ओके, सही है ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। दो से जो कल से स्टार्ट है आपकी, हाँ 2 से 8, ठीक। आज तो उन्होंने, कल मैंने बात कर ली थी आपके बिना कहे, पर कल उन्होंने गलती से 6 से 8 वाली क्लास RS में रख दी, तो मैंने कहा आज ही रखना, कल मत रखना, क्योंकि कल फिर इन्हीं के कंटिन्यू चलने दो 3 दिन 4 दिन, ताकि इनका कोर्स कंप्लीट हो जाए, ओके। ठीक है, लिखो जल्दी से अब राऊ जोधा। राऊ जोधा का पहला ही पॉइंट लिखो, लिखो। रणमल राठौड़ की मृत्यु के समय, रणमल राठौड़ की मृत्यु के समय, रणमल राठौड़ की मृत्यु के समय राऊ जोधा, राऊ जोधा कहाँ थे? बिल्कुल लिखो, मेवाड़ में ही स्थित थे, मेवाड़ में ही स्थित थे। अगले पॉइंट में लिखो, लिखो। चुंडा ने जब मारवाड़ पर अधिकार किया, चुंडा ने किस पर? मारवाड़ पर अधिकार किया, तब राऊ जोधा ने काहुनी गांव में शरण ली, काहुनी गांव में शरण ली। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है?
तो क्या करना है? गोली मारो ना, मैं ले रहा हूं ना क्लास। अच्छा ऐसे? ए भाई, ए भाई, ये कह रहा है लाइव क्लास नहीं चल रही है। चल रही है? ऑनलाइन वालों कमेंट करना। बेटों के सिस्टम तगड़ा जुड़ा हुआ है। एक ऐप से कितने जने पढ़ रहे हैं फैमिली में? अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कमेंट करो जल्दी से। यस, चल रही है। उस भाई को क्या अपने ठीकरे को ऊपर नीचे कर, हाँ आकाश में उसको चौहु दिशाओं में परिक्रमा करवाओ, उसका नेटवर्क इशू होगा। यस सर। चलिए, या फिर उसको के एक बार पूरा बाहर जाके वापस अंदर आ। ओके चलिए, क्या लिखा आपने? राव जोधा ने काहुनी गांव कोष्टक में लिख लेना बीकानेर में शरण ली। लिख लिया? उसके बाद डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो राव जोधा ने कई प्रयत्नों के बाद, राव जोधा ने कई प्रयत्नों के बाद कई प्रयत्नों के बाद हड़बुजी सांखला के आशीर्वाद से, हड़बुजी सांखला के आशीर्वाद से हड़बुजी सांखला के आशीर्वाद से आक्रमण किया, आक्रमण किया तथा तथा आहाड़ा हिंगोला, आहाड़ा आहाड़ा हिंगोला तथा अक्का सिसोदिया को पराजित कर, आहाड़ा हिंगोला तथा अक्का सिसोदिया को पराजित कर मंडोर को विजित किया, मंडोर को विजित किया। भाई एक जवाब दो। ये स्टूडेंट पूछ रहा है सर प्लीज़ स्टूडेंट से पूछकर बताओ ना कि नरेंद्र सर का राजस्थान का सामान्य ज्ञान का कोर्स पूरा हो गया क्या? क्योंकि सर हमारे ऐप में तो ओनली 3 क्लास ही है। प्लीज़ सर बताओ। 3 ही है, हो गया पूरा? ओके लिखो आगे। अब लिखो स्टूडेंट आवड़ बावड़ की संधि, आवड़ बावड़ की संधि। बताओ आवड़ बावड़ की संधि पूरी लिखाऊं या शॉर्ट में ही लिखा दूं? बोलो, पूरी लिखाऊं शॉर्ट में लिखा दूं? क्योंकि आवड़ बावड़ की संधि तो पूरी हमने मेवाड़ में लिखी। तो लिखो यहां पर आवड़ बावड़ की संधि 1453 लिख दिया। लिखो इस संधि के तहत, इस संधि के तहत इस संधि के तहत मारवाड़ के राव जोधा, मारवाड़ के राव जोधा व मेवाड़ के, मेवाड़ के कौन? बिल्कुल मेवाड़ के राणा
कुंभा के मध्य, मेवाड़ के राणा कुंभा के मध्य हंसाबाई ने आवड़ बावड़ की संधि करवाई। आवड़ बावड़ की संधि करवाई। आवड़ बावड़ की क्या करवाई? संधि करवाई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। इस संधि के तहत एक पॉइंट लिखो। इस संधि के तहत राउत जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारदेव का विवाह कुंभा के पुत्र राईमल के साथ किया। कुंभा के पुत्र किसके साथ? राईमल के साथ किया। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब लिखो जल्दी से, समझा दूं पहले? तो सुन लो और समझ लो स्टूडेंट, याद रखिएगा। राउत जोधा ने 1459 ईस्वी में, कब? चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बनवाया? और बाद में 1459 में वही कौन सा धाणा, जोधाना नगर बसाया। और जो नगर बसाया उसका नाम भी अपने नाम पर रखा, जोधाना। समझ में आया? और मेहरानगढ़ जब बन गया तब राठौड़ राजवंश की राजधानी मंडोर से स्थानांतरित कर बताओ किसको बनाई? मेहरानगढ़ को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब सुनो और समझो। कहा जाता है कि जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी करणी माता ने, तो जब नींवें रखी जा रही थी तब एक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया था, जिसको तुम क्या कहते हो? राजा राम खंडेला कहते हो ना? हाँ जी, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब सुनो और समझो। इसके बाद अब तक जो राठौड़ राजा जितने कितने भी हुए, उन सभी राठौड़ राजाओं में सर्वाधिक अब तक साम्राज्य विस्तार जो किया था वो किसने किया था? राउत जोधा ने। ध्यान रखिएगा। और राउत जोधा के दरबार में काफी सारे ठिकाने परगनों के सरदार आकर उपस्थित होते थे। इसीलिए राउत जोधा के काल में कहा गया कि सामंत प्रथा की शुरुआत तो चूड़ा के समय हुई, पर वास्तविक शुरुआत और वास्तविक संस्थापक कहा गया राउत जोधा को। समझ में आया? अब सुनो और समझो। राउत जोधा ने काफी क्षेत्र को जीतकर अपने पुत्रों में बांट दिया। एक बार क्या हुआ, राउत जोधा दरबार लगाकर बैठे थे और दरबार के अंदर मंत्रिमंडल पूरा बैठा था। जितने कितने भी पुत्र थे वो सभी बैठे थे। उन्हीं पुत्रों के अंदर बीका बैठा था। कौन? और जोधा का एक भाई था कांदल देव। कौन सा देव? कांदल देव। तो दोनों बताओ ये आपस में क्या हुए? चाचा भतीजे, क्योंकि बीका पुत्र हो गया जोधा का और जोधा का भाई कांदल देव। तो बताओ हमारे पिता का भाई हमारे लिए क्या लगेगा? चाचा। और हम क्या लगेंगे? भतीजे। तो राउत जोधा दरबार में बैठे मंत्रिमंडल को कोई विशेष बात बता रहा था, कोई विशेष टिप्पणी दे रहे थे। अब बीका और कांदल देव चाचा भतीजे पास में बैठे बैठे आपस में गप्पे ठोक रहे थे। राउत जोधा बार बार उनको बातें करते हुए देखकर नजरअंदाज कर रहे थे कि अभी रुके अभी रुके अभी रुके, पर रुके ही नहीं। जब नहीं रुके तो राउत जोधा ने बीका और कांदल देव को खड़ा करके कहा कि हमारी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि चाचा भतीजे में किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर टिप्पणी हो रही है, किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर चर्चा हो रही है। और हमारे से महत्वपूर्ण चर्चा तो यही हो सकती है कि क्या कुछ नया गढ़ जीतने की योजना बना रहे हो या नगर बसाने की योजना चल रही। जब ये बात कही तो दरबार में बैठा पूरा मंत्रिमंडल हंसा। किस पर? बीका और कांदल। ये बात चुभ गई किसको? बीका को। बीका ने अपने चाचा को कहा, चाचा क्या करें? तो कांदल देव ने कहा, जा भतीजा वहाँ चाचा।
तो बीका ने भरे दरबार में कहा, पिताजी आपने सही अंदाजा लगाया, चाचा भतीजे में नया गढ़ और नगर बसाने की ही योजना चल रही थी। आशीर्वाद दीजिए कि हम नया गढ़ बसाए, नया नगर बसाए। और यही बीका 1465 ईस्वी में मारवाड़ से चला गया और 1488 तक संपूर्ण जांगल प्रदेश को जीतकर उसका नाम रखेगा बीकानेर, और बीकानेर में चलाएगा राठौड़ वंश की दूसरी शाखा। और इसमें साथ जो दिया चाचा कांधल देव ने दिया। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए मैं तुम्हें भी कहता हूं कि मौसा फूफा ये नाम मात्र के है, रखनी है तो किससे रखना, क्योंकि इतिहास में चाचा भतीजे की जोड़ी बड़ी बेमिसाल हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो और समझो। स्टूडेंट पूरी बात बता देता हूं, अच्छे से समझ लेना। स्टूडेंट बिल्कुल बीका उधर जांगल प्रदेश की तरफ चला गया। इधर क्या हुआ स्टूडेंट, कांदल देव जो था वो बीका का साम्राज्य विस्तार करने हेतु हरियाणा की तरफ गए। किधर गए? और हिसार का नवाब था सारंग खां। कौन था? सारंग खान ने कांदल देव को पकड़ा और मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, ये बात पता चली किसको? बीका को। तो बताओ क्या बीका चुपचाप बैठेगा? ये बात इधर पता चली मेहरानगढ़ के अंदर राव जोधा को। किसको? तो राव जोधा के भी तो कांदल देव भाई लग रहा था। तो इधर से राव जोधा गए, उधर से आया राव बीका। दोनों ने मिलकर युद्ध लड़ा और उस युद्ध में मारा गया कौन सा खां? सारंग खां। अब सुनो और समझो। राव जोधा को शक हुआ कि ये बीका या तो बीकानेर बसा दिया या बसा देगा नया साम्राज्य, और ये मारवाड़ पर भी क्या कर लेगा? अधिकार। और मारवाड़ में देना चाहता हूं किसी दूसरे पुत्र को। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, द्रोणपुर नामक स्थान पर राव जोधा और बीका रात रुके। जब लड़कर आ रहे थे तो रात रुके थे। तो शाम के समय में, रात्रि के समय में बीका से 2 वचन मांगे। किसने? राव जोधा ने। कितने वचन? 2 वचन मांगे। अब 2 वचनों में क्या मांगा क्या नहीं मांगा पहले समझो अच्छे से। एक वचन फॉर्मेलिटी के तहत मांगा, क्योंकि जोधा ने सोचा कि मैंने सीधा बोल दिया कि मैं राजा किसी और को बनाना चाहता हूं, तू राजा की कभी भी दावेदारी नहीं करेगा। बीका की अगर आत्मा माटी सटक ली तो वो शायद पितृहंता भी बन सकता है। सही है कि नहीं है? तो एक फॉर्मेलिटी के तहत वचन मांगा और एक वास्तविक वचन। तो कितने वचन हुए? तो बिल्कुल जोधा ने द्रोणपुर के अंदर बीका को कहा, बेटा 2 वचन दे। तो बीका ने कहा दिए। बताओ क्या चाहिए? तो कहा नंबर फर्स्ट मुझे लाडनू की जागीर चाहिए। कौन सी? ये तो फॉर्मेलिटी के तहत। बीका ने कहा पिताजी क्या लाडनू कर रहे हो, पूरा नागौर और चूरू तुम्हारा। सेकंड वचन मांगो। जोधा ने कहा नहीं, सेकंड है ही नहीं, क्योंकि थोड़े घबरा रहे थे। कहा नहीं, सेकंड वचन मांगो, आपने वचन लिया तो मांगो, सेकंड क्या है? तो राव जोधा ने बड़ी फुल स्पीड से कहा, बीका मैं मारवाड़ का राजा सातल देव को बनाना चाहता हूं, तू कभी भी मारवाड़ की राजा की दावेदारी नहीं करेगा। जब इतनी फास्ट स्पीड से बोला तो बीका टुकुर टुकुर घूरने लगा। किसको? राव जोधन का आज प्राण पंखेरु गए में। तब राव बीका ने एक बात कही कि पिताजी मैं मारवाड़ की दावेदारी छोड़ने को तैयार हूं, मारवाड़ का सिंहासन छोड़ने को तैयार, कभी भी दावेदारी नहीं करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। का क्या शर्त है? का मैं आपका योग्य पुत्र हूं, आपके बाद आपकी तलवार, आपका राजचिन्ह, तलवार मतलब राजचिन्ह में सब आ जाएंगे, तलवार, आपका मुकुट, आपका सिंहासन, और सिंहासन के पीछे लगी जितनी कितनी देवों की मूर्तियां हैं वो मुझे मिलनी चाहिए, तब तो मैं दावेदारी छोड़ दूंगा। जोधा जी ने कहा तथास्तु।
ओके। और इधर फिर राव जोधा ने राजा बनाया सातल देव राठौड़ को। कौन से देव को? अरे बोलो बोलो, लिखो जल्दी से। सर पहले तो क्लास थी ही नहीं सर, अब चल रही है, पहले नहीं चल रही थी। ओके कोई बात नहीं, जब भी चल रही है अब तो चल रही है। पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, लिखो जल्दी से। लास्ट पॉइंट बताओ क्या लिखा आपने? आवड़ बावड़ संधि ही लिखा ना? लिखो राउत जोधा ने 1459 ईस्वी में ईस्वी में चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया तथा चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया तथा कौन सा नगर बसाया? जोधाना ऑब्लिक करके जोधपुर नगर बसाया। जोधपुर नगर बसाया। लिख लिया? बताओ इसकी नींव किसने रखी? लिखो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। नेक्स्ट लिखो राउत जोधा ने मारवाड़ की राजधानी, राउत जोधा ने मारवाड़ की राजधानी, मारवाड़ की राजधानी मंडोर से स्थानांतरित कर, मंडोर से स्थानांतरित कर, स्थानांतरित कर किसको बनाई? जोधपुर यानी मेहरानगढ़ को बनाई। लिखो मेहरानगढ़ को बनाई। मेहरानगढ़ को बनाई। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, आगे लिखो राउत जोधा के पुत्र राव बीका ने, राउत जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर नगर बसाया, बीकानेर नगर बसाया तथा राठौड़ वंश की, राठौड़ वंश की कितवी? बिल्कुल दूसरी शाखा चलाई। राठौड़ वंश की दूसरी शाखा चलाई। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? ओके नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो। बताओ राउत जोधा के शासनकाल में सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत हुई। तो लिखो राउत जोधा के शासनकाल में सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत हुई। राउत जोधा के शासनकाल में सामंत प्रथा की, सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत हुई। वास्तविक शुरुआत हुई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, ये हो गए कौन? राउत जोधा। और
याद रखना, राठौड़ों में, मारवाड़ के राठौड़ों में सर्वाधिक समय तक का जो शासनकाल था वो किसका था? राव जोधा का ही था। कंप्लीट ना? लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो सातल देव राठौड़। कौन से देव? सातल देव राठौड़। सर राव जोधा मंडोर जीतने के बाद वापस खींचड़ो खाउण गयो। आज राव जोधा जी का ध्यान लगा के पूछूंगा कि आप वापस गए क्या, और फिर कल जवाब दूंगा। अरे दुष्ट कहीं के, वो एक कहानी थी जिससे सीख मिली किसको? राव जोधा को। क्या जीतने के लिए? मंडोर जीतने। अब गए नहीं गए, हमें क्या करना, बस इनको पूरी बात बता दो। आगे लिखो स्टूडेंट, सातल देव राठौड़। समझोगे पहले? बोर्ड पर देखो सातल देव राठौड़ को। स्टूडेंट पहले बोर्ड पर देखो, बताओ ये कौन है? राव जोधा। राव जोधा का एक पुत्र, बताओ कौन? राव बीका। एक पुत्र राव सुजा। एक कौन सा देव? सातल देव। और एक था वर सिंह। कौन सा सिंह? वर सिंह या कौन सा सिंह? वीर सिंह। अब सुनो और समझो, बीका तो चला गया कौन से नेर? ओके। और सातल देव जोधा के बाद मारवाड़ का क्या बना? अब सुनो, इस वर सिंह को जोधा ने दिया था अड़ता ही अड़ता, मतलब मेड़ता में था कौन सा सिंह? वर सिंह या वीर सिंह। अब सुनो और समझो, इन्हीं के समकालीन मेर ही मेर और अजमेर में था कौन सा खां रे? अरे बोलो, मल्लू खां। मल्लू खां ने संदेश भेजा कौन से डता? कौन से सिंह को? वीर सिंह या वर सिंह को। और वर सिंह वीर सिंह को कहा मल्लू खां ने, कहा वर सिंह जी आइए कभी हमारी हवेली पर, आपका भव्य स्वागत किया जाएगा। अजमेर में स्थित आना सागर झील में आपको सैर करवाई जाएगी। आइए और हमें कभी खातिरदारी का मौका दीजिए। ये बात कही किसने? भोले थे कौन से सिंह, और आ गए किसके पास? मल्लू खां ने 3 दिन 4 दिन 5 दिन खातिरदारी आवदर तो तगड़ी की, और फिर मल्लू खां को कहा, वर सिंह जी ने कहा चलिए विदा दीजिए, हम भी जाते हैं कौन से डता। तब मल्लू खां ने कहा आना सबका तय है, जाना किसी का तय नहीं। मतलब धोखे से बुलाकर कैद कर लिया। बोलो किसको? वीर सिंह को। ये बात पता चली, जल्दी से बताओ कौन से देव को? सातल देव ने संदेश भेजा बीकानेर की तरफ। किसको? कहा कि अजमेर के मल्लू खां ने हमारे भाई को क्या कर लिया है? कैद, इसलिए सेना लेकर आओ और छुड़वाते हैं हमारे भाई कौन से सिंह को। तो बताओ उधर बीकानेर से सेना लेकर कौन आया और इधर से कौन गया? अब जब दोनों आए, सेना बड़ी आती हुई दिखाई दी किसको? तो मल्लू खां को पता था अब अनलिमिटेड क्या पड़ेंगे, तब जेल से छोड़ा किसको? वीर सिंह वर सिंह को, और कहा आई एम जस्ट जोकिंग ब्रो, मैं तो क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था। तब सातल देव वर सिंह ने कहा तेरे इसी जोकिंग के चक्कर में तेरी ठोकिंग हो जाती, अच्छा हुआ तूने समय रहते छोड़ दिया। अब बताओ वर सिंह जी कहाँ आ गए? बीका किधर चला गया? अब अजमेर से आ रहे थे कौन से देव? सातल देव अपने सैनिकों के साथ आगे घोड़ा लेकर चल रहे थे। तभी सैनिकों की नजर पड़ी
किस पर? गजबन पर। किस पर? हाँ, गजबन बड़ी फूट रही थी। जब इस गजबन पर अति सौंदर्यवान एक राजकुमारी या लड़की पर नजर पड़ी सैनिकों की, तो सब सैनिक बेटे घोड़े लेकर रुक गए और इसको देख रहे थे और देख कर रहे थे ओ। तो सैनिकों की संख्या ज्यादा थी तो वो हो एक साथ काफी देर हुआ। तो सातल देव आगे जा रहे थे, तो सातल देव उनका ये हो की आवाज किधर आ रही है। पीछे देखा तो सभी सैनिक बेटे खड़े खड़े देख रहे थे इस गजबन को। सातल देव घोड़ा लेकर आए और सैनिकों के सामने यूं गुस्से से देखा। सभी सैनिक चुपचाप मारवाड़ की तरफ रवाना हो गए। सातल देव उनका आगे मरो। सब सैनिक आगे चले गए। अब आराम से देख रहे थे कौन? सातल देव। कौन से देव? हाँ, सातल देव ने इस गजबन को देखा और देखा तो बड़ी रूपमती थी, बड़ी फूट रही थी। तो सातल देव ने कहा, ए क्या बोलती तू? क्या कहा? क्या बोलती तू? तो वापस इस गजबन ने देखा कौन से देव को? तो मैंने आपको क्या कहा, रिप्लाई जो दिया जाता हमेशा आगे की अगले वाले की पर्सनैलिटी देखकर दिया जाता। अगला वाला अगर छपरी है तो फिर जूते से बात होगी। अगले वाले के मन में या फिर जवाब देने वाले के मन में अगले वाले के प्रतिभाव होंगे तो रिप्लाई कुछ और ही आएगा। तो इस गजबन ने देखा सातल देव को, तो सातल देव की पर्सनालिटी बड़ी गजब की थी। 6 फुट के आसपास हाइट थी, बॉडी सॉडी तगड़ी थी। तो बिल्कुल गजबन ने शर्मा कर कहा, मैं क्या बोलूं? तो फिर कहा, चलो कहाँ? मारवाड़। कहा? अब स्टूडेंट बिल्कुल मारवाड़ लेकर आ गए इस गजबन को। अब सुनो और समझो, गौर से देखो इस गजबन को। इसके सिर पर क्या है? मटकिया। अरे बाल तो कमीण, अरे मटकिया दिखाई नहीं दे रही तुझे? बताओ क्या है? मटकिया है ना? तो बिल्कुल स्टूडेंट, इसका मतलब ये पानी लेकर घर पर जा रही थी। अब घर पर इसके पिता जो थे वेट करते ही रहे। शाम तक गजबन घर पर आई नहीं। तो इसके पिता घूम घूम कर पता लगा रहे थे कि मेरी छोरी गजबन पानी ने चाली पर फांसी नहीं आई। मेरी छोरी को किसी ने देखा क्या? तो कहा आपकी छोरी का बड़ी रूपमती है, बड़ी फूट रही है। क्या छोरी का नाम? तो कब मेरी छोरी बड़ी फूट रही है, मेरी छोरी का नाम है गिंदली। क्या नाम है? बोलो। याद करने का तरीका, गिंदली से याद रखोगे गिंदोली। कौन सी दोली? अरे बोलो। कब मेरी पुत्री है गिंदोली। तो एक मारवाड़ की तरफ से जानवर चराकर शाम के समय में घरों की तरफ आ रहा था, तो उसे पूछा तो उसने कहा कि बात ये है, एक सेना इधर से गुजरी है, मारवाड़ की तरफ जा रही थी। उस सेना का जो राजा था उसके घोड़े पर एक रूपमती छोरी तो बैठी थी। अब वो किसकी पुत्री है हमें ये पता नहीं। फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, ये जो गिंदोली थी किसी और की पुत्री नहीं, गुड़ले खां की पुत्री थी। कौन सा खां? बोलो। अरे बोलो। तो देखो, सातल देव अजमेर से आते समय गुड़ले खां की पुत्री गिंदोली को लेकर आ गए। गुड़ले खां कोई और नहीं, मल्लू खां का सेना नायक था। क्या था? अब गुड़ले खां सीधा आया मल्लू खां के दरबार में और मल्लू खां को आकर कहा कि आज मेरी छोरी का किडनैप हुआ तो तेरी वजह से। मल्लू खान का, ए भाई ए, छोरी तेरी गई है, दोस्त मुझे क्यों दे रहा है? तो बिल्कुल गुड़ले खान ने कहा कि तू न बुलाता मेड़ता से वर सिंह को तो ना आता सातल देव और ना ही मेरी छोरी को लेकर जाता। सही है कि नहीं है? मल्लू खान ने कहा यार बात तो पर का, चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर अटैक करेंगे। कौन से देव पर? तो बताओ, मल्लू खां और मल्लू खां के साथ आ रहा है गुड़ले खां और आक्रमण किया किस पर? सातल देव पर। दोनों के बीच युद्ध हुआ। तब अजमेर की सेना भागी, रण क्षेत्र से भागी। तो भागते भागते ये सेना पीपड़ कस्बे से गुजरी। कौन सा
है कोई पीपाड़ के आसपास का? खड़ा हो। और कौन है पीपाड़ के आसपास का? कोई नहीं है। खड़ा हो। कहाँ का है? रिया सेठारी पीपाड़ू पहला। और भी तो आड़ पाड़ गांव आवे है। हाँ, बुचकला आते हैं। हाँ, पीपाड़ के उधर खेजड़ला नाम सुना? खेजड़ला के आगे रणसी गांव नाम सुना? मुरकासनी नाम सुना? और मुरकासनी के आगे, मुरकासनी का अगला जो गांव है वो हमारा कभी साम्राज्य हुआ करता था। समझ में आया? मैं उदी के क्षेत्र का हूँ, जाप लूंगा, तुझे ध्यान रखना। तो सुनो, बिल्कुल सही है। सुनो, पीपाड़ कस्बा है ना, पीपाड़, उसी पीपाड़ कस्बे से अजमेर की सेना जा रही थी। किसकी सेना? खड़ा हो वापस। अरे खड़ा हो। पीपाड़ गया, पुराना बस स्टैंड जानता है, तालाब है, तालाब के किनारे शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर वर्तमान में जाट हॉस्टल चलता है। हाँ, है ना? सुन लेना तुम भी, बैठो। उसी तालाब के किनारे स्टूडेंट भगवान शिव का क्या था? मंदिर था। और पीपाड़ कस्बे की 100, हाँ, कमसा का ससुराल है, कोई बात नहीं, बिल्कुल बारात लेकर जाएंगे। हाँ, अभी कमसा के ससुराल का जिक्र करेंगे, चिंता मत करो। तो स्टूडेंट बिल्कुल याद रखिएगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पीपाड़ कस्बे की 140 कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने आई हुई थी, पूजा अर्चना कर रही थी। और कुंवारी कन्याएं पूजा अर्चना करके भगवान शिव के मंदिर के आसपास क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। माने खेलन दो गणगौर, माने नाचन दो गणगौर, गीत गाते ना हमारे राजस्थानी में। तो बिल्कुल नाच रही थी, भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी। तभी वहीं से अजमेर की सेना गुजर रही थी। तब इसी गुड़ले खां की 140 कुंवारी कन्याओं पर नजर पड़ी। गुड़ले खां और मल्लू खां ने इन 140 कुंवारी कन्याओं को अगवा किया और यहां से लेकर भाग गए। अब पीछे आ रही थी कौन से देव की सेना? सातल देव की सेना। जब सातल देव को ये बात पता चली कि पीपाड़ कस्बे से 140 कुंवारी कन्याएं उठाकर अजमेर की सेना भागी है, तो इसी सातल देव ने कोसाणा के समीप, कौन सा साणा? कोसाणा के समीप, जो पीपाड़ से 12-15 किलोमीटर इतना ही दूरी पर है, उसी कोसाणा के समीप इस मल्लू खां और गुड़ले खां की सेना को घेरा और भयंकर कोसाणा में क्या लड़ा? युद्ध लड़ा। इस युद्ध में मारा गया कौन? गुड़ले खां। और गुड़ले खां के इस युद्ध में खूब सारे क्या लगे? सिर में तीर लगे। क्या लगे? और सातल देव ने इसी गुड़ले खां का सिर धड़ से अलग किया। मल्लू खां यहाँ से भागने में सफल हो गया। सातल देव खुद लड़ते हुए बाद में वीर गति को प्राप्त हुए और आज भी उनकी छतरी कोसाणा गांव के तालाब पर बनी हुई है। ध्यान रखिएगा। अब सुनो और समझो। जब ये बात पता चली गुड़ले खां की पुत्री गिंदोली को, किसको? तब गिंदोली का आ जाता है, खुद आई, अपने पिता गुड़ले खां का सिर लिया और सिर लेकर सिर पर रखा और जितनी 140 कुंवारी कन्याएं थी घर घर जाकर उनको वापस पहुंचाया, उनके घर पहुंचाया। तो वो जो 140 कुंवारी कन्याओं का जो परिवार था, परिवार वाले थे, बड़े खुश हुए। और इसी घटना के उपलक्ष्य में सातल देव राठौड़ के समय एक तैयार प्रारंभ हुआ, एक पर्व प्रारंभ हुआ जिसको तुम आज गुड़ला पर्व कहते हो। कौन सा? बोलो। इस बात को कान खोल के सुन लेना। गुड़ला पर्व समझ में आया? अब गुड़ला पर्व कैसे मनाया जाता है सुन लो। लड़कियों को तो ये पता होना ही चाहिए, होली के जस्ट बाद में ही। कब? होली के जस्ट बाद। हालांकि ये तैयार जो है सिटी में तो कभी देखा ही नहीं सिटी वालों ने। क्यों? सिटी वाले कहाँ से देखे? सिटी वालों को तो
हमारे हिंदी वर्ड्स के महीने तक याद नहीं है, और मुझे नहीं लगता आप में से भी किसी को याद होंगे। अच्छा, किस किस को याद है? थोबड़ा दिखाना। अच्छा, शांतिलाल जी, क्या बात है, खड़े हो, बताओ, बोलो। क्या बात है, बैठ जाओ। आभार और धन्यवाद। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारी संस्कृति बची हुई है, पर थोड़े इरादे आपके। अच्छा, बेच ओके, तो सुनो और समझो। हाँ, तभी तो देख लो असर आया, आज इसने महीने बता दिए पूरे, बहुत बढ़िया। तो सुनो और समझो, बिल्कुल ये सिटी में तो प्योरली मनाया ही नहीं जाता, पर ग्रामीण क्षेत्र में आज भी मनाया जाता है। होली के बाद एक कॉलोनी की, एक बास की कुंवारी लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां जो होती है, वो कुमार के घर जाती। किसके घर? और छोटा सा क्या लेकर आती? गड़ा। क्या लेकर आती? उस गड़े में खूब सारे छेद हो रखे होते हैं। क्या हो रखे होते हैं? शाम जब हो जाती, अंधेरा हो जाती, तो वो लड़कियां जो होती है उस गड़े के अंदर दीपक प्रज्वलित करते हैं। क्या जलित? दीपक। और दीपक प्रज्वलित करके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, और वो कुंवारी कन्या, छोटी छोटी लड़कियां, पूरे कॉलोनी के जितने कितने भी घर होते हैं, हर घर के बाहर जाकर गीत गाती है। क्या गाती है? सुहागण बारे आओ गुड़लो घूमेला जी घूमेला। ये गीत गाया जाता है। और जब ये गीत की आवाज़ घर के अंदर आती, घर का मुखिया जो होता है वो बाहर जाकर उन कुंवारी लड़कियों को 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये देता है। ये तैयार काफ़ी दिनों तक मनाया जाता है। जब अंतिम दिन होता है तो यही कुंवारी लड़कियां सभी पैसों को इकट्ठा करके दुकान पर जाकर छोटे छोटे गिफ्ट खरीदती है या मिठाइयाँ खरीदती है, और कॉलोनी के हर घर में जाकर मिठाइयाँ बांटी जाती। किसके उपलक्ष्य में? वो सुरक्षित जब लड़कियां वापस आई तो सभी घर वाले बड़े खुश थे जिनकी लड़कियां अगवा हुई थी, और जब खुश हुए तो मीठा खाकर वही खुशियां मनाई गई। तो इसी घटना के उपलक्ष्य में लास्ट में वही गिफ्ट, वही मिठाइयाँ घर घर पहुंचाई जाती है। अब सुनो, कब मनाया जाता है तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं, मैं याद करवाता हूँ। सुनो और समझो। सपोज करो हम घर के अंदर बैठे, सभी गांव में रहते हैं, घर के अंदर बैठे, किचन में बैठे, रसोई में पापा मम्मी और हम बैठे हैं, और गुड़ला पर्व चल रहा है। कुंवारी लड़कियां जो थी हमारे घर के बाहर आई और गीत गाया, सुहागण बारे आओ गुड़लो घूमेला जी घूमेला। तो पापा के पास हम बैठे थे, तो पापा ने हमें कहा, छोरा जा, बाहर छोटी छोटी लड़कियां आई है, हानियाँ आई है, जा मैंने 5, 10 रुपया, 15 रुपया दे। अब हमें बोल दिया, हमारे पास तो, अब पापा को कैसे कहे कि हमारे पास कुछ है नहीं। तो भी हम दौड़े दौड़े गए, कोचिंग वाला जो बैग था उसकी चैन खोली, अंदर देखा तो कुछ सिक्के मिले। क्या मिले? अरे बोलो, अरे बोलो। और सिक्के जो मिले, 8 सिक्के मिले। कितने? बोलो। अब हम गए वो 8 सिक्के लेकर दरवाजे की तरफ, दरवाजा लगा हुआ था, बाहर कुंवारी कन्या कह रही है, सुहागण बारे आओ गुड़लो घूमेला जी। और हमने दरवाजा खोला, हम तो पितर, लड़कियां तो कह रही है सुहागण बारे आओ, और पितर आकर खड़े हो गए। अब बिल्कुल फिर हमने, बताओ क्या दिए? सिक्के। क्या दिए? बोलो बोलो, अरे गर्ल्स बोलो, कितने? क्या दिए? क्या दिए? क्या दिए? कितने? बस कब मनाया जाता है याद हो गया। बताओ तुमने क्या दिए? क्या दिए? क्या दिए? कितने दिए? चैत्र कृष्ण अष्टमी, सिक्के। कितने दिए? तो प्रश्न में ही क्या छुपा हुआ है? उत्तर। ये प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को और समाप्त होता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब समाप्त होता है? समझ में आया कि नहीं आया? अब सुन लो और समझ लो। ये तैयार बीच में खत्म हो गया था, खत्म होने की कगार पर था। तब हमारे राजस्थान में एक ऐसी संस्था है जो कुछ तैयारों को संरक्षण भी देती है।
जिसका नाम है रूपायन संस्था। कौन सी? बोलो। और ये रूपायन संस्था जो वर्तमान में जो है कार्यरत, वो तो बोरुंदा में है। कौन सा रुंदा? बोलो। कहाँ है? पर उसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है वो कौन से पुर में है? उसी रूपायन संस्था ने संरक्षण दिया किसको? गुड़ला पर्व को। कौन से पर्व को? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। ओके, अब लिखो जल्दी से। सर, हिस्ट्री में सारी ही लड़कियां फूट रही क्यों थी? कौन सा आटा खाती थी? पता नहीं, आटा शायद बाहर से आता था। अरे पढ़ लो, मर लो। लिखो जल्दी से। सातल देव हेडिंग डाल दिया, लिखो सीधा पॉइंट। सातल देव के भाई वर सिंह, वीर सिंह, शासनकाल लिखोगे? पिछले वाले का बताओ। 1489 लिखो। 1489 से 1492, 1489 से 92 लिख दिया? अरे लिख दिया ना? ओके, अब लिखो जल्दी से। सातल देव के भाई वर सिंह सातल देव के भाई वर सिंह ऑब्लिक करके वीर सिंह, वीर सिंह वीर सिंह अजमेर के मल्लू खाने, अजमेर के मल्लू खाने मल्लू खाने धोखे से बुलाकर कैद किया, धोखे से बुलाकर कैद किया। धोखे से बुलाकर कैद किया। तब सातल देव, तब सातल देव व बीका ने अजमेर पर आक्रमण किया, अजमेर पर आक्रमण किया। तब मल्लू खान ने सातल देव को रिहा किया, सॉरी वर सिंह को रिहा किया। मल्लू खान ने वर सिंह को क्या किया? रिहा किया। लिख लिया? अब सुनो, जो कोसाना में युद्ध हुआ ना, उस युद्ध के कितने नाम हैं? दो। एक तो कोसाना का युद्ध और एक गिंदोली का युद्ध। कौन सी दोली? बोलो। तो लिख दो सीधा आप तो, कोसाना का युद्ध ऑब्लिक करके गिंदोली का युद्ध। आगे लिखो स्टूडेंट। 1492 1492 1492 कब हुआ युद्ध? ये लिख लिया? लिखो सातल देव वर्सेस, सातल देव वर्सेस
सातल देव वर्सेस मल्लू खां प्लस गुडले खां। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट परिणाम में क्या लिखा आपने? परिणाम में लिख लो सातल देव की विजय। लिख लिया। यहीं पर लिख लो गुडला पर्व। गुडला पर्व में लिखो राव सातल देव के समय प्रारंभ। राव सातल देव के समय मारवाड़ में प्रारंभ। क्या लिखा आपने? प्रारंभ लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कब मनाया जाता है। सिक्के कितने दोगे? बोलो सिक्के कितने दोगे? बस आप तो सीधा याद करो, सिक्के 8 दिए। लिखो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब कोष्टक में आगे लिख दो सी के, हिंदी में लिखो सी के और फिर इंग्लिश में सी के, ताकि आपको पता रहे कि ये सी के क्यों लिखा हमने। हिंदी में भी लिख दो सिक्के और फिर सी के, ताकि आपको पता रहे। कितने दोगे सिक्के? बहुत बढ़िया। सी के लिख कर आगे 8 लिख दो। कंप्लीट ना। आगे लिखो संरक्षण। संरक्षण संरक्षण किसने दिया? रूपायन संस्था। रूपायन संस्था कहाँ है? बोरुंदा। कौन सा? रुंदा, बोरुंदा। लिख लिया? हेडक्वार्टर लिखो। मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर। लिख लिया? इसकी स्थापना किसने की? कोमल कोठारी ने। कब की? 1960 में। किसकी सहायता से? विजयदान देथा। और विजयदान देथा को वहाँ स्थानीय क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? बीजी। विजयदान देथा की रचनाएं बता। हाँ शांतिलाल जी, विजयदान देथा की रचना बताओ। सुनो, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारी अदाओं पे मैं बातारी फुलवारी। याद करने का तरीका कि तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी और बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी जो रचना है वो किसकी है? विजयदान देथा की। रूपायन संस्था से ही लिख लो। स्थापना 1960 कोमल कोठारी द्वारा। रूपायन संस्था से ही एरो निकाल कर लिख लो। 1960 कोमल कोठारी द्वारा स्थापित। लिख लिया? लिख दो सातल देव की छतरी। सातल देव की छतरी कहाँ है? कोषाणा गांव। कौन सा गांव? कोषाणा गांव। लिख लिया? हेडिंग डालो स्टूडेंट आगे। राव सुजा, राव सुजा।
लिख लिया। अब जल्दी से राउ सुजा को समझ लो क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टूडेंट, राउ सुजा के समय का एक ही पॉइंट ध्यान में रखोगे। एक बात बताओ, राउ जोधा ने वचन दिया था किसको? राउ बीका को, कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे जितने कितने भी राज चिन्ह होंगे पुत्र वो तुझे मिलेंगे। तो राउ जोधा की तो मृत्यु 89 में ही हो गई, पर इधर राउ बीका अपने बीकानेर को सुदृढ़ करने में लगा हुआ था। 1492 के बाद राउ बीका ने संदेश भेजा, कौन से गढ़? मेहरानगढ़। राजा था कौन? राउ सुजा। सुजा को कहा कि भाई पिताजी ने मुझे वचन दिया कि राज चिन्ह पर मेरा अधिकार होगा, तो चुपचाप वो राज चिन्ह कहाँ भेज? बीकानेर। कहाँ भेज? बीकानेर। राउ सुजा ने कहा कौन दूं? देने से क्या कर दिया? बोलो। तब राउ बीका ने कहा सेना का पड़ाव उठाओ, हम जीतेंगे। कौन से वाड़ को? राउ बीका सेना लेकर डोर ही डोर मंडोर आ गया। कौन से डोर? ये बात पता चली राउ जोधा की रानी थी हाड़ी रानी जसमा दे। कौन सी दे? जसमा दे ने संदेश भेजा बीका को कि भाई तू रुक। कौन से डोर में? मंडोर में। तो बीका मंडोर में रुका, अपनी सेना का पड़ाव डाला, रुक गया। अब जब राउ बीका मंडोर आया स्टूडेंट, तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है सुनना और समझना। राउ बीका जब मंडोर आया तो सैनिक थे साथ में, तो सैनिकों ने कहा या पड़ाव डाले डाले क्या करे? तो राउ बीका ने कहा एक काम करो, मंडोर को लूट लो। क्या कर लो? तो सैनिक इधर उधर लूटने के लिए गए, पर कुछ हो तो लूटे। सैनिक वापस आए और कहा क्या लूटे? तो कहा कुछ भी नहीं मिला। कहा नहीं कुछ नहीं मिला। एक सैनिक ने कहा मिला। कहा क्या? भैरू जी की मूर्ति। बिल्कुल। किसकी मूर्ति? बोलो। तो बीकान का एक काम करो, अब ये भैरू जी चलेंगे कहाँ? भैरू जी को ही उठा लो। तो स्टूडेंट बिल्कुल भैरू जी की मूर्ति उठा ली। कौन से डोर से? उधर हाड़ी रानी जसमा दे ने अपने पास बुलाया किसको? सुजा को, और कहा कि देख बेटा तेरा नाम सुजा है, तुझे और ठुका ठुका के सुजा देगा। कौन? बीका। वरना ये बात सच्ची है कि तेरे पिताजी ने वचन दिया था बीका को कि मेरी मृत्यु के बाद राज चिन्ह पर अधिकार जो होगा वो किसका होगा? बीका का होगा। तो चुपचाप थे। तो बिल्कुल राउ सुजा ने हाड़ी रानी जसमा दे की मध्यस्थता से राज चिन्ह लौटा दिए। कौन से डोर? मंडोर। और बीका ये राज चिन्ह लेकर कहाँ आ गया? बीकानेर। और भैरू जी की मूर्ति वहाँ लेकर चला गया और मूर्ति की स्थापना करवाई। आज भी वो भैरू जी का मंदिर है। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक मिनट के लिए सोचो, हाड़ी रानी जसमा दे अगर नहीं होती तो बीका जीत लेता किसको? बोलो। और हम आज पढ़ते कि मारवाड़ राठौड़ों का उप केंद्र था, प्रमुख राजधानी बीकानेर थे। कौन से नेर थे? हाँ, जोधपुर आज एक सब ऑर्डिनेट सेंटर बन जाता किसका? बीकानेर का। और राजधानी एक ही, और राठौड़ संचालन करते कौन से नेर से? पर हाड़ी रानी जसमा दे के कारण ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण कौन है? हाड़ी रानी जसमा दे, जिसने बीका और सुजा के मध्य करवाया जोता ही जोता। इस सुजा का पुत्र था स्टूडेंट बागा। कौन था? बोलो। जानते हो बागा को? अरे जानते हो कौन है? अरे मर जाएगा दुष्टी। वो बागा बाउरी का है कि सर तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला बागा। उसकी बात नहीं हो रही है कमीने, वो भी अलग है। ये बागा पुत्र है राउ सुजा का। किसका? जिसकी सोजत के आसपास लड़ते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पर मारवाड़ पर अधिकार कर लिया राव गांगा ने। किसने?
पर वास्तविक हकदार था राव सेखा। कौन था? तो बताओ, गांगा और सेखा के बीच में भयंकर क्या होगा? संघर्ष। क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो पढ़ेंगे बाद में। पहले लिखो सूजा को। शासनकाल पिछले वाले का कितना है? 1492। तो लिखो इनका 1492 से खाओ बिटानिया 50-50, 1515, 1515, 1515 लिख लिया। एक ही पॉइंट लिखकर खत्म करो सूजा को। लिखो राव सूजा के समय बीका ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। राव सूजा के समय मारवाड़ पर क्या किया? आक्रमण किया। कोष्टक में लिख लो राज चिन्ह है तो, ताकि तुम्हें याद आ जाए। लिख लिया? लिख लिया ना? लिखो हाड़ी रानी जस्मा देने, हाड़ी रानी जस्मा देने, हाड़ी रानी जस्मा देने। राव बीका व सूजा के मध्य, राव बीका व सूजा के मध्य समझौता करवाया। राव बीका व सूजा के मध्य समझौता करवाया तथा सूजा ने बीका को राज चिन्ह लौटा दिए। बीका को कौन से चिन्ह? राज चिन्ह लौटा दिए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ो। राज चिन्ह लौटा दिए। आगे बढ़ो और लिखो जल्दी से। हेडिंग डाल दो राव गांगा, राव गांगा। राव गांगा लिख लिया? गांगा का शासनकाल लिखो। पिछले वाले का खत्म कब हुआ? 1515। लिखो 1515 से 1531, 31 लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब सुन लो, पहला ही पॉइंट सुनो और समझो अच्छे से। स्टूडेंट याद कीजिए बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की मारवाड़ के राव गांगा ने और भेजा अपने पुत्र मालदेव राठौर को। इसके पहले याद कीजिए ईडर के युद्ध में भी राव गांगा ने 7000 सैनिक भेजे सांगा की सहायता है, तो बताया था वहाँ पे भी। अब सुनो और समझो अच्छे से आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया ना सेखा कौन? जानना चाहोगे? पूरी बात जानना चाहोगे या शॉर्ट में? पूरी बात जानना चाहोगे तो बोर्ड पर देखो मरो। बोर्ड पर अच्छे से देखना, बड़ा मजा आएगा आपको जानने में। इधर बताओ राजा कौन है? राव गांगा। और राव गांगा से नाराज होकर मारवाड़ से गया राव सेखा, और राव सेखा को शरण दी घोर ही घोर नागौर, और नागौर का था जल्दी से बताओ कौन? दौलत खां। कौन सा खां? सेखा ने जाकर पूरी बात बताई किसको? दौलत खां को। कहा कि मारवाड़ का वास्तविक अधिकारी मतलब हकदार मैं था,
पर अधिकार कर लिया किसने? गंगा ने। तो कहा मुझे तो चाहिए क्या? मारवाड़। तो दौलत खान ने कहा चिंता मत कीजिए शेखा जी, हम आपको 100% क्या देंगे? मारवाड़ देंगे। अब ये बात पता चली, जल्दी से बताओ किसको? तो राव गंगा ने कहा अपने पुत्र कौन से देव को? मालदेव राठौड़ को कहा कि पिताजी, गंगा ने कहा मालदेव राठौड़ को, कहा कि बेटा हम चलते हैं सेना लेकर और दमन करते हैं किसका? अरे बोलो, अरे बोलो, राव शेखा का। सही है कि नहीं है? तब मालदेव राठौड़ ने कहा पिताजी बात तुम्हारी सही है, पर हम दोनों अगर चले तो ना आप जिंदा बचोगे ना मैं जिंदा बचूंगा। इतना पावरफुल है कौन सा खां? दौलत खां। तो कहा फिर क्या करें? तो मालदेव ने कहा एक काम करो, बीकानेर में राठौड़ ही है, हमारे भाई ही है, उनको बुला दो। तो अब बताओ गंगा ने संदेश भेजा कौन से नेर? अरे बोलो। और बीकानेर में राजा था राव जेत सिंह। बोलो कौन था? अरे बोलो। तो गंगा ने बुलाया, बताओ किसको? और सेना लेकर जेत सिंह आ गया किसके पास? गंगा के पास। बताओ कितने जने हुए? 3 जने। वैसे तो 3 है पर वास्तविक देखे तो 2 जने, क्योंकि मालदेव सेना माननी जाएगी किसकी? गंगा की। तो बिल्कुल राव जेत सिंह को कहा गंगा ने और मालदेव ने कहा अभी हमारे विकट समय में आप हमारा क्या दीजिए? साथ दीजिए, समय आने पर हम आपका भी क्या देंगे? साथ देंगे। जेत सिंह ने कहा ठीक है। तो अब बताओ सेना लेकर कितने जने आ रहे हैं? बोलो कौन से? घोर की तरफ। यह बात पता चली शेखा को। तो शेखा ने दौलत खां को कहा कि दौलत खां बहुत बड़ी सेना आ रही है। का कौन कौन? कि ये तो जानकारी नहीं है पर काफी बड़ी सेना आ रही है। तो दौलत खां ने कहा चिंता मत करो, गंगा को संदेश भेजो कि 4-5 को और साथ में लेकर आए, बहुत कम सेना है। शेखा ने दौलत खां को कहा ए भाई ऐसे क्या कर रहा है, बहुत बड़ी सेना आ रही है। का कोई बात नहीं, आने दो। तो स्टूडेंट उधर से आधे रास्ते तक मालदेव राठौड़ गंगा और जेत सिंह आए। तो आधे रास्ते के अंदर मालदेव ने गंगा को कहा फा फा। तो कहा क्या? कहा मेरी आंख फड़क रही है, दाहिनी आंख धमाधम फड़क रही है। और आपको पता है दाहिनी आंख फड़कना मतलब कुछ अनहोनी होना। मालदेव ने कहा दाई आंख फड़क रही है, इसका मतलब जूते अनलिमिटेड पड़ेंगे। तो गंगा ने कहा अब क्या करे? तो मालदेव राठौड़ ने कहा नजदीक में मेड़ता है। क्या है? और मेड़ता में है विरमदेव राठौड़। कौन है? उसे भी बुला लो। तो बताओ, अब बुलाया गया, जल्दी से बताओ कौन से देव को? अरे बोलो, विरमदेव को। तो सुनो स्टूडेंट्स, आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ तो बिल्कुल याद रखिएगा। अब बुला तो दिया, कह तो दिया, बुला दिया विरमदेव को और विरमदेव आ भी गया। अब बताओ कितने जने हो गए टोटल? अरे बोलो, राव गंगा, राव जेत सिंह, मालदेव राठौड़ और विरमदेव बहुत बड़ी सेना लेकर आए। उधर से दौलत खां और शेखा आया और एक युद्ध हुआ भयंकर, जो इतिहास में कहलाया सेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध? सुनते रहो, युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। गंगा की सेना बड़ा भयंकर लड़ रही थी, उधर शेखा अपने सैनिकों के साथ भी बड़ा भयंकर लड़ रहा था। दौलत खां आराम से बैठा बैठा यूं कालकेय की तरह युद्ध देख रहा था। शेखा ने कहा यार गजब इंसान है, फेंकालोजी तो खूब कर रहा था, अब बेटा लड़ ही नहीं रहा है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं।
तो शेखा ने जाकर कहा दौलत खां को, कहा दौलत खां मरने का इंतजार कर रहे हो हमारा, युद्ध लड़ो। तो दौलत खां ने कहा हमने अगर युद्ध लड़ना प्रारंभ किया शेखा जी तो एक भी सैनिक बचेगा नहीं। तो कहा तुम फैंकालोजी करोगे या लड़ोगे? तो कहा हमारे पास हमारा जादुई हाथी है। क्या है? आप मैजिक देखना चाहोगे? तो कहा जो भी दिखाए बाबूजी तू दिखा बाड़, पर क्या लड़? युद्ध लड़। तो बताओ हाथी लेकर रण क्षेत्र में लड़ने आया कौन? दौलत खां। अब दौलत खां कुछ भी नहीं करता था, जो भी करता हाथी करता। हाथी जादू दिखाता। आपने एक ऋतिक रोशन की मूवी देखी जादू? देखा? कोई मिल गया, उसमें जादू होता है। जादू एलियन होता है ना? हाँ, जो ऋतिक रोशन को काफी पावर दे देता है। तो ऐसे ही सुनो, इस युद्ध में दौलत खां के पास एक दरिया जोश हाथी था, वो मैजिक दिखाया करता था। दौलत खां कैसे मैजिक दिखाता सुनो। दौलत खां जब हाथी के सिर के इस तरफ टपली मारता, क्या मारता? हाँ, यूं टपली मारता, तो वो हाथी दुश्मन सेना के 10 सैनिकों को सूंड में लपेटकर बाउंड्री लाइन से बाहर। अब बेटा दौलत खां टपली पे टपली मार रहा है। हाथी गंगा केर मालदेव के सैनिकों को लपेट कर बाहर फेंक रहा है। जब दौलत खां ऐसे टपलियां मार रहा था, नजर पड़ गई वीरमदेव राठौड़ की। वीरमदेव राठौड़ ने कहा वाह, हाथी जबरदस्त नहीं जस्त है, कि दस्त है, जबरदस्त है। जेठालाल बोलता है ना, वो जेठालाल कभी भी जबरदस्त नहीं बोलता, जबरदस्त बोलता है। तो कहा हाथी जबरदस्त है, हमें चाहिए। ये कौन सा देव कह रहा है? अरे बोलो, वीरमदेव कह रहा है। तो वीरमदेव पड़ गया किसके पीछे? दौलत खां के पीछे। और दौलत खां आगे देखकर टपलियों पे टपलियां मार रहा है, पीछे देख ही नहीं रहा है कौन आ रहा है। अब दौलत खां टपली मार रहा किसके? और वीरमदेव ने पीछे से टपली मारी किसके? और दौलत खां हाथी से, उस हाथी पर जाकर बैठ गया कौन? वीरमदेव ने कहा अब हम जादू दिखाएंगे, ये जादुई हाथी हमारे पास, अब हम जादू दिखाएंगे। वो टांग पे टांग रख के वीरमदेव ने टपली मारी। वीरमदेव के 10 सैनिकों को पकड़कर फेंक दिया किसने? हाथी ने। वीरमदेव ने कहा साला ये तो मेरे ही सैनिकों का पाप काट रहा है। वीरमदेव ने कहा थोड़ा हाथी को रुकने देते, फिर टपली मारते। 2 मिनट रुका, वापस टपली मारी को, और वीरमदेव के सैनिक बाहर। वीरमदेव ने कहा करे तो क्या करे, पर हाथी बड़ा अच्छा है। वीरमदेव को कोई दिमाग में बात सूझ नहीं रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब वीरमदेव ने अपनी जेब में से निकाली मिंटो प्रेस। क्या? जो दिमाग की एक मिंटो प्रेस खाई थी सरदार वल्लभ भाई, जब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था महाराज प्रमुख पद को लेकर, राज प्रमुख को लेकर। और दूसरी मिंटो प्रेस खा रहा है कौन? तो वीरमदेव ने मिंटो प्रेस खाई तो दिमाग की बत्ती। और वीरमदेव ने कहा कि इधर टिपली मारूं तो मेरे सैनिक, इधर टिपली मार के देखो। तो बिल्कुल वीरमदेव ने ज्यों ही हाथी के सिर के इधर टिपली मारी तो हाथी घूमा, और अब दौलत खां के सैनिकों को बाहर। जब दौलत खां के सैनिकों को फेंका तो वीरमदेव ने कहा व्हाट एन आइडिया सर जी। क्या कहा? अब वीरमदेव हाथी पर आराम से बैठ गया, टिपलियों पे टिपलियां मार रहा है। अब सैनिक बाहर किसके जा रहे हैं? दौलत खां और राव शेखा के। अब एक बार वीरमदेव ने यूं टिपली ठोकी कि वो 10 से 1 सैनिकों को लपेट कर फेंके को वो सैनिक मालदेव के आसपास जाकर पड़े। मालदेव के आसपास जाकर पड़े तो मालदेव ने पीछे देखा, वीरमदेव ने कहा गलत थ्रो, सॉरी। तो मालदेव ने कहा है क्या? का रुको, रिप्लाई। टिपली ठोकी तो और 10 सैनिक लपेट कर फेंके किस पर?
मालदेव पर। मालदेव ने कहा वाह आई लाइक इट, ये तो हमें चाहिए। विरमदेव ने कहा नो, हमने टिफली मारी किसके? दौलत खां के, तब ये हमें मिला। अगर तुम्हें दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या रहेगा? मालदेव अपने सैनिकों को लेकर भागा किसके पास? बोलो। अब विरमदेव के पास दोनों कलाएं थी। विरमदेव ने इधर टिपलियां ठोकनी शुरू की, मालदेव के सैनिक बाहर। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मालदेव राजधानी का कुंवर था। पर विरमदेव हाथी लेकर न दो, कहा भले ही कुंवर हो, हाथी तो नहीं देंगे। और मालदेव उसके पीछे। तो देखो रण क्षेत्र से हाथी को लेकर दो जने तो अपनी सेना लेकर निकल गए। उधर गांगा लड़ रहा बेचारा। अब शेखा की नजर पड़ी और दौलत खां के सैनिकों की नजर पड़ी तो सब बढ़े किसको मारने? गांगा को। तो गांगा ने कहा ये सब मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? तो गांगा ने कहा अरे आओ मरो, कोई मुझे बचाओ। पर वहां पर कोई हो तो बचाए। तभी वहीं एकाएक युद्ध में नजर पड़ती है राव जेतसी की, नहीं राव शेखा की। किस पर? गांगा पर। तब राव शेखा ने कहा गांगा तू तो गया। घोड़ा लेकर अपनी एड़ लगाकर भागकर आता है किसके पास? गांगा के पास, और कूद कर वार करता है। तभी पीछे से आकर राव जेतसी शेखा को एक प्राण घातक वार करता है तलवार से। शेखा वहीं जमीन पर गिर जाता है। ये शेखा पर वार इतना भयंकर था जेतसी का कि ये मौत का कारण बना। अब सुनो, युद्ध कब तक लड़ा जाता है स्टूडेंट? जब तक सामने वाली सेना का नेतृत्व करता मारा जाता, भाग जाता या पकड़ा जाता या घायल हो जाता, तब तक ही फिर उसके सैनिक भाग जाते। तो ज्यों ही शेखा घायल हुए तो दौलत खां भाग गया, शेखा के सैनिक भी भाग गए और रण क्षेत्र में युद्ध रुक गया। तब गांगा घोड़े से नीचे उतरा। चाचा थे शेखा किसके? गांगा के। तो उतरा गांगा नीचे और उतरकर शेखा का सिर अपनी गोद में लिया अंतिम क्षणों के दौरान। क्योंकि ध्यान रखना, युद्ध सिर्फ रण क्षेत्र में विजय मतलब लड़ाई होती थी तब तक ही वीरता दिखाई जाती थी। रण विजय खत्म होने के बाद, रण क्षेत्र में युद्ध खत्म होने के बाद विपक्ष की सेना के साथ भी क्षत्रिय हमेशा सम्मानजनक तरीके से पेश आते थे। तो बिल्कुल गांगा नीचे उतरा, शेखा का सिर हाथ में लिया, अपनी गोद में सुलाया। तब शेखा ने बात कही कि गांगा एक बात बता। का क्या? कि लड़ाई तेरी और मेरी, मेरे ऊपर वार किसने किया? तब सामने आकर खड़े हुए कौन? राव जेतसी। और राव जेतसी ने कहा कि शेखा जी, मेरी तलवार की वार से आपकी ये हालत हुई। तो शेखा को कहा शेखा एक बात बता, लड़ाई हम मारवाड़ के राठौड़ों की, परिवार की, तूने क्यों साथ दिया? तू क्यों लड़ा? तो राव जेतसी ने कहा शेखा जी बात यह है कि गांगा ने हमसे विकट समय में सहायता मांगी और हमने इनको क्या दी? सहायता दी। इन्होंने कहा कि हम भी विकट समय में आपका क्या दे देंगे? साथ दे देंगे। तो स्टूडेंट ये जब बात कही तो शेखा हंसने लगा और शेखा ने हंसते हंसते कहा कि जेतसी, तूने गलत लोगों का साथ दिया है। जब ये अपने परिवार के सदस्य के नहीं हुए तो तेरे क्या होंगे? क्या कहा? तेरे क्या होंगे? याद रखना मेरी इस बात को कि तू भी रण क्षेत्र में मेरी तरह मरेगा और मारने वाले कोई और नहीं, जिस पर तूने भरोसा किया वही तुझे मौत के घाट उतारेंगे। तो इतिहास बहुत कुछ सिखाता है स्टूडेंट, कान खोल के सुन लेना। हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि हमारे इस कर्मों की सजा भगवान दूसरे जन्म में हमें सजा देता है, कहते हैं ना, पर गलत है। इस जन्म की सजा, कर्मों की सजा हमें इस जन्म में ही भोगनी पड़ती है। उदाहरण के रूप में पढ़ना चाहो तो राव जेतसी को पढ़ लेना।
इस बात को कान खोल के सुन लेना। ये घटना के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि आप पर किसी ने भरोसा किया, आप उसके भरोसे का खिलवाड़ करते हो, आप उसके भरोसे को तोड़ते हो, आप उसे धोखा देते हो, आप उसे चीट करते हो, स्पष्ट बोल रहा हूँ। और चीट करके, धोखा देकर, उसके भरोसे को तोड़कर उसके पीछे कोई ऐसी घटनाएं करते हो और तुम सोचते हो कि उसे पता नहीं चला। उसे तो पता नहीं चला, पर उसे सब पता है और इस जन्म में ही आपको कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखना। और मेरा मानना तो एक ही है, एक बिलीवेबल व्यक्ति की नज़रों में गिरना, हजार झूठे लोगों के साथ खड़ा रहना और उनकी नज़रों में अच्छा बने रहना खराब है। वो एक बिलीवेबल व्यक्ति बढ़िया है। आप हजार झूठे लोगों के बारे में मत सोचो, आप एक उस बिलीवेबल व्यक्ति का भरोसा बनाए रखो तो सब कुछ सही है जिस पर आपने भरोसा किया है। वरना आप एक बिलीवेबल व्यक्ति के सामने धोखा करते हो और उस बिलीवेबल व्यक्ति को अगर आपके बारे में पता चल जाए तो ये समझ लो कि आपने अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी जगह पर सही है और तुम कभी भी उस व्यक्ति से नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट, ये घटना सिखाती है। राउत जेतसी को जो बात कही शेखा ने, राउत जेतसी के साथ हुआ। राउत जेतसी को मारने वाले कोई और नहीं, मारवाड़ के राठौड़ थे और कोई और नहीं, मालदेव राठौड़ था पाहेबा साहेबा के युद्ध में। और जब मारा जा रहा था राउत जेतसी, तब राउत जेतसी ने मालदेव राठौड़ के सेनानायक कूपा को कहा कि कूपा, जाकर राव मालदेव को इतना सा कहना कि शेखा ने सही कहा था, मैंने गलत लोगों का साथ दिया और आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? ये इतिहास ये सिखाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। उसके बाद एक पॉइंट और सुन लो। सेवकी के युद्ध में गंगा की तो विजय हुई, पर उसके बाद सुनना, गंगा थोड़े मादक पदार्थों का सेवन किया करते थे और एक दिन दुर्ग की खिड़की में बैठे थे, एक टांग बाहर एक टांग अंदर, ऐसे बैठे थे। मालदेव राठौड़ को राजधानी से बाहर जाना था। किससे? राजधानी से बाहर जाना था। तो आपको भी पता, हम घर से जब आते हैं कोचिंग की तरफ तो बताओ माता पिता का आशीर्वाद लेकर आते कि नहीं आते? तो मालदेव राठौड़ भी अपने पिताजी को संभाल रहे थे। संभालते संभालते दुर्ग के उस कक्ष में पहुंचे जहाँ पर गंगा अपने चहेतों के साथ मादक पदार्थों का सेवन कर रहे थे। खिड़की में बैठे थे। मालदेव आए। मालदेव को तो पता था कि ये हमेशा की बात है, कौन सी नई बात है। मालदेव झुके, का पिताजी आशीर्वाद दीजिए, हम राजधानी से बाहर जा रही है। तो बिल्कुल गंगा ने कहा तथास्तु, जाओ मस्त रहो, मौज करो, और मस्त नहीं हो तो हमारी तरह नशा करो। मालदेव झुका हुआ तो था ही था, एक टांग तो बाहर थी। आशीर्वाद अनोखा मिला तो दूसरी टांगे से झुका हुआ तो था ही था, टांगड़ी पकड़ी, बस खिड़की से क्या किया? फेंक दिया। क्या बोल थी जो फेंक दिया? अरे गिरा दिया। बेटे कह रहे फेंक दिया, गिरा दिया। और दुर्ग की खिड़की से नीचे गिरने के कारण मृत्यु हुई किसकी? और बन गए मालदेव राठौड़ मारवाड़ के प्रथम पितृ हंता। कौन से हंता? लिखो मरो। लिखो जल्दी से। राव गंगा हेडिंग डाल दिया। लिखो, राव गंगा ने मेवाड़ के राणा सांगा की, राव गंगा ने मेवाड़ के राणा सांगा की, मेवाड़ के राणा सांगा की 2 बार।
सैनिक सहायता की। लिख लो दोनों बार में। दो बार सैनिक सहायता की। नंबर फर्स्ट लिखो ईडर का युद्ध। ईडर का युद्ध कितने सैनिक भेजे? 7,000 सैनिक। और दूसरा लिखो खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। लिख लिया। आगे हेडिंग डाल दो स्टूडेंट, सेवकी का युद्ध। सेवकी का युद्ध। सेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेवकी का युद्ध। और सेवकी के युद्ध में लिखो 1529, 1529। लिख लिया। एक तरफ लिखो राव गांगा वर्सेस दौलत खां। दौलत खां की तरफ प्लस करके लिख देना। किसको शरण दी? राव शेखा को। लिख लो राव शेखा। लिख लिया। आगे बढ़ो स्टूडेंट। गंगा की तरफ प्लस करके लिखो। गंगा की तरफ प्लस करके लिखो। कौन? एक ही लिखोगे, मालदेव नहीं, विरमदेव भी नहीं, सिर्फ एक ही, राव जेतसी। राव जेतसी। और परिणाम में लिख दो किसकी विजय? बोलो। हाँ, गंगा नहीं, गांगा। गांगा की विजय। कोई गंगा मत लिख देना। गंगा लिखते ही तुम बीकानेर में चले जाओगे। ये घांगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। लिखो मालदेव राठौड़ ने। मालदेव राठौड़ ने दुर्ग की खिड़की से, मालदेव राठौड़ ने दुर्ग की खिड़की से घांगा को, गांगा को नीचे गिरा दिया। छोरी, तेरे को गांगा पे बड़ी हंसी आ रही है, टूपा दे दूंगा दोनों को। और एक तो पितृहंता बन रहा है और एक स्टूडेंट हंता। हाँ हो। उधर बड़ी खुशी हुई, तुम्हें भी टूपा लग जाएगा। लिखो जल्दी से। नीचे गिरा दिया। इस कारण मालदेव राठौड़ को, इस कारण मालदेव राठौड़ को राठौड़ वंश का कौन सा हंता कहा गया? पितृहंता कहा गया। लिख लिया। हेडिंग डाल दो जल्दी से। मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़। कौन सा देव? मालदेव राठौड़। शासनकाल लिखो इनका। पिछले वाले का खत्म कब हुआ देखना तो 1531 से 62। 1531 से 62 लिख लिया। अब सुन लो और समझ लो स्टूडेंट। देखो एक बात बताओ, मालदेव राठौड़ ने अपने पिता की हत्या की तो मारवाड़ में उनके विरुद्ध विपरीत स्थितियां बनी कि नहीं बनी? क्योंकि दूसरे जो पुत्र थे गंगा के, यानी मालदेव के भाई जो थे और गंगा की जो सेना थी,
क्या पता मालदेव को भी मार दे। तो मालदेव राठौड़ अपनी पिता की हत्या करके भागकर आ गया सोजत। कहाँ आ गया? अरे बोलो। और मालदेव राठौड़ ने कहा ये कोई काम हमने नया नहीं किया है, चलता आ रहा है। और राजस्थान में कहावत है, नवी बात 9 दिन। नवी बात, हाँ, अगर कोई हमारे राजस्थान क्या पूरे भारत की भी बात करे तो कोई भी मामला होता है तो उसकी चर्चा लगभग कितने दिन होती है, और 9 दिन बाद कहते हैं कि नहीं ये मामला पुराना, कोई लेटेस्ट लाओ। सही है कि नहीं है? हाँ, तुम्हारी क्लास में भी तो अब तुम्हारे तो 9 दिन क्या, हर दिन की घटनाएं नई नई है। सही है कि नहीं है? तो मालदेव राठौड़ ने भी कहा नवी बात 9 दिन, कोई बात नहीं, जब तक स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है तब तक हम मेहरानगढ़ नहीं जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? सोजत में। और सोजत में ही मालदेव राठौड़ ने करवाया अपना राज्य अभिषेक। सुनो, देखो अच्छे से देखो, राव जोधा तक मारवाड़ काफी बड़ा था। राव जोधा ने काफी बड़े मारवाड़ का साम्राज्य विस्तार किया और उनके दरबार में काफी सामंत बनकर क्या होते थे? उपस्थित। पर राव जोधा के बाद देखो सातलदेव, सुजा, गांगा, ये छोटे छोटे शासक हुए। इनके सब में सभी सामंतों ने मारवाड़ में उपस्थित होना बंद कर दिया, सबने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। मारवाड़ में सिर्फ 2 ही परगने बचे। कितने? एक जोधपुर और एक सोजत, बस इतना सा कहलाता था मारवाड़। क्या कहलाता था? अब राजा बने मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ जब मरे थे, मृत्यु हुई, तब याद रखना राठौड़ों के साम्राज्य में मारवाड़ रियासत में 56 से 58 परगने थे। कितने? और राठौड़ों की सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का जो विस्तार किया वो मालदेव राठौड़ ने किया। आज की बात करूं तो हरियाणा तक, कहां तक? और यूपी तक मारवाड़ का साम्राज्य विस्तार कर दिया था। किसने? मालदेव राठौड़ ने। तभी तो राजस्थान एकीकरण में मैंने तुम्हें लिखाया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखिएगा। मालदेव राठौड़ ने अपने जीवन में कुल 52 युद्ध लड़े। कितने? बोलो। 52 युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य में 56 से 58 परगने मिलाए। इसीलिए मालदेव राठौड़ को 52 युद्धों का विजेता कहा गया। क्या कहा गया? हाँ, तो सुनो और समझो। सोजत से फिर वो मेहरानगढ़ आए और मेहरानगढ़ आकर उन्होंने प्रारंभ किए युद्ध अभियान। क्या प्रारंभ किए? लिखो जल्दी से मालदेव राठौड़ का पॉइंट, पहला ही पॉइंट लिखो, राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक, और राज्य अभिषेक में लिखो स्टूडेंट राज्य अभिषेक 1531 जत ही जत सोजत। इस सोजत की क्या पसंद वो प्रसिद्ध है रे? बोलो। इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। आपको बता देता हूँ, प्रियंका चोपड़ा ने जब विवाह किया किससे? निक जोनस से। किससे? तब प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस को कहा मेहंदी लगाऊंगी सजना तेरे नाम की, पर टर्म्स और कंडीशन ये है कि मेहंदी होनी चाहिए सोजत की। कहाँ की? तो छोड़ो, तुम भी कान खोल के सुन लेना। मेहंदी अगर अपने नाम की लगवाना चाहते हो, नहीं, पहले नौकरी लो। क्या लो? नौकरी। नौकरी होगी तभी तो मेहंदी लगेगी, वरना तो चबूतरा बनेगा, पितर। हाँ, 1-2 बच्चे हुए, टेंशन मत लो। अगर जॉब नहीं लगी तो अब आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, चुपचाप लिखो। क्या लिखा?
राज्याभिषेक 1531 कहाँ? सोजत में। और पॉइंट जो बोल रहा हूँ डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो। मालदेव राठौड़ के राज्याभिषेक के समय, मालदेव राठौड़ के राज्याभिषेक के समय मारवाड़ में 2 ही परगने थे। मालदेव राठौड़ के राज्याभिषेक के समय मारवाड़ में 2 ही परगने थे, सोजत और जोधपुर। लिखो जल्दी से, नेक्स्ट। लिख लिया? लिखो डबल स्टार और नोट लगाकर, मालदेव राठौड़ ने मारवाड़ की सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का, मालदेव राठौड़ ने मारवाड़ की सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का, सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का विस्तार किया। लिख लिया? लिखो इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा गया। सर जी बहुत इच्छा है हमारी आपकी क्लास में बैठकर पढ़ने की, पर हमारी फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो मुझे वहाँ कोचिंग करने के लिए भेज सके। कोई बात नहीं स्टूडेंट, सुनो मेरी बात, हमेशा ध्यान रखिएगा। घर की कंडीशंस मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ स्टूडेंट्स, और मैं तुम्हें 1000 बार कहता हूँ, तुम भी ऑफलाइन वालों कान खोल के सुन लेना और ऑनलाइन वालों तुम भी सुन लेना। कंडीशन कैसी भी बने, संघर्ष करते रहो। क्या करते रहो? संघर्ष करते रहो। अपने लक्ष्य से भटको मत। और बिल्कुल याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी कोई भी डिसीजन ले तो अपने घर की कंडीशन को देख कर ले। बिल्कुल काफ़ी ऐसे 100 में से मेरा मानना है कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना तो टॉप लेवल का चाहते हैं, नॉलेज भी उन्हें टॉप लेवल का है, पर घर की कंडीशन, आर्थिक स्थिति की वजह से वो बिल्कुल इतने बड़ी महंगाई को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं स्टूडेंट, स्थितियाँ बनती है, क्योंकि उन स्थितियों से मैं निकला हुआ हूँ। मैं एक एक रुपए को मोहताज हो रखा होता, स्पष्ट बता रहा हूँ। कंडीशंस ऐसी बनती है, पर ध्यान रखिएगा कैसी भी कंडीशन बने, बुरी कंडीशन तो है ही है, क्या होगा और ज़्यादा बुरी होगी, पर अपने लक्ष्य से, अपना जो रास्ता है मंजिल का, उससे नहीं भटके स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहे। कहते हैं ना, काफ़ी जनों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि गरीबी में पैदा होना ये तुम्हारा कसूर नहीं है, पर गरीबी में मरना ये तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर है। अच्छे से पढ़ाई करो, और कहता है ना, शिद्दत से अगर भगवान को मांगे तो वो भी मिल जाता है, ये तो एक नौकरी है। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखिएगा, और कभी भी ये सोचकर हताश नहीं होए। और कंडीशन बुरी है तो संघर्ष करो, और अपनी कंडीशन को ऐसा बनाओ कि कल जब बड़े बन जाओ ना, तो कल जब बड़े बन जाओ तो बीता हुआ कल तुम्हें याद आए, तो तुम्हारा खुद का मन करे कि मैं अपने संघर्ष को सलाम करता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को याद रखिएगा। और जीरो से उठकर जो हीरो बनता है, उससे कभी भी घमंड और अभिमान नहीं आता। इस बात को कान खोल के सुन लेना। जस्ट लाइक मैं उदाहरण के रूप में कहूँ, 12th फेल मूवी देखी आप? मनोज सर को आज भी देखते हो? वो आज IPS है,
पर उनमें घमंड और अभिमान 1% भी नहीं है, क्योंकि वो अपने बीते हुए कल से, ऐसे पलों से, ऐसी स्थिति से निकले हैं कि उन्हें सब पता है कि स्थितियाँ इंसान के जीवन में कब कैसी बन जाए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, बढ़िया पढ़ाई करो, अपना लक्ष्य हासिल करो और जो कंडीशन बनी हुई है उस कंडीशन को समाप्त करो। समझ में आया कि नहीं आया? सभी को बेस्ट ऑफ लक। लिखो जल्दी से आगे। मारवाड़ की सर्वाधिक साम्राज्य सीमा का क्या किया? विस्तार किया। लिखो अगले पॉइंट में, मालदेव राठौड़ के युद्ध अभियान। मालदेव राठौड़ के युद्ध अभियान। मालदेव राठौड़ के युद्ध अभियान। और मालदेव राठौड़ के युद्ध अभियानों में जल्दी से लिखो, मैं बोलता रहूँगा, आप लिख लोगे कि बोर्ड पर लिखाऊं? लिख लोगे तो सीधा लिखो भाद्राजुन। भाद्राजुन, भाद्राजुन, भाद्राजुन लिख दिया। भाद्राजुन लिखकर बराबर करके लिखो स्वामी वीरा को पराजित। स्वामी वीरा को पराजित। भाद्राजुन स्वामी वीरा को पराजित। लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो। स्वामी वीरा को पराजित। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, आगे लिखो नागौर। कौन सा गौर? नागौर। बराबर करके लिखो दौलत खां को पराजित। नागौर बराबर करके लिखो दौलत खां को पराजित। फिर लिखो डता, हिड़ता, मेड़ता। कोष्टक में लिखो अजमेर, या ऑब्लिक करके लिख दो अजमेर। अजमेर लिख दिया। बराबर करके लिखो विरमदेव राठौड़ को पराजित। लिख लिया। आगे बढ़ो। सीवाना। सीवाना, और सीवाना के आगे बराबर करके लिखो राव डूंगर जी को पराजित। राव डूंगर जी को पराजित। राव डूंगर जी को पराजित। लिख लिया। लिखो लोर हिलोर जालोर। कौन सा लोर? जालोर। और जालोर में लिखो स्टूडेंट सिकंदर खां को पराजित। सिकंदर खां को पराजित। सिकंदर खां को पराजित। लिख लिया। ओके, अब लिखो आगे जल्दी से। पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध। आज कितनी तारीख है रे? बोलो। अब बताओ 12 अप्रैल 1482 को क्या हुआ था? मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह का जन्म हुआ था। राणा सांगा का जन्मदिन हुआ। और इत्तेफाक देखिए, आज अभी हमने खानवा युद्ध का जिक्र किया ना, तो याद रखिएगा 12 अप्रैल के दिन ही मेवाड़ के महान व्यक्तित्व के धनी, महान शिरोमणि राणा सांगा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और आज राणा सांगा का जन्म दिवस है। तो इस महान व्यक्तित्व की हस्ती को हम बिल्कुल क्या करते हैं? याद करते हैं, और आज भी वो हमारे दिलों में राज करते हैं। और राणा सांगा, कान खोल के सुन लीजिएगा स्टूडेंट, सिर्फ राजस्थान इतिहास की दृष्टि से ही नहीं, भारतीय इतिहास की दृष्टि से एक बहुत बड़े योद्धा थे।
बाबर ने हिंदुस्तान पर तो अधिकार कर लिया था, पर उसे पता था कि एक योद्धा ऐसा है जिसको अगर मैंने पराजित तो नहीं किया तो मुझे वापस फरगना जाना पड़ेगा। वही योद्धा थे राणा सांगा। कान खोल के सुन लीजिएगा, लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? पाएबा साहिबा का युद्ध 1541-42, 1541-42, 1541-42। लिखो जल्दी से। मालदेव राठौड़ वर्सेस राव जेतसी। मालदेव राठौड़ वर्सेस राव जेतसी। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे लिखो परिणाम में। पहले मालदेव राठौड़ से एरो निकाल कर लिखो। किसकी विजय? बिल्कुल लिखो। राव जेतसी की। परिणाम पहले जेता कूपा लिखा? क्या लिखा आपने? विजय लिख दिया? तो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो जेतसी की तरफ एरो निकालकर। जेतसी इस युद्ध में क्या हुआ? बिल्कुल लिख लो स्टूडेंट, जेतसी इस युद्ध में मारा गया। जेतसी इस युद्ध में मारा गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, ये हो गया स्टूडेंट आपके कौन? मालदेव राठौड़ का पाहेबा साहेबा का युद्ध। और याद कीजिए, अभी मैंने आपको राव जेतसी पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कौन सा युद्ध? सेवकी का युद्ध। और मैंने अभी कहा था कि इस जन्म के कर्मों की सजा हमें यहीं इसी जन्म में भोगनी है। देख लो, राव जेतसी को मरते समय सेवकी के युद्ध में शेखा ने कहा था कि तूने गलत लोगों का साथ दिया, तुझे मारने वाले कोई और नहीं, कौन होंगे? मारवाड़ के राठौड़ ही होंगे। सही है कि नहीं है? बताया था आपको। और देख लो, मालदेव राठौड़ के सेनानायक कूपा ने ही मौत के घाट उतारा था। किसको? राव जेतसी को। तो जेतसी ने मरते समय कहा था कूपा को कि कूपा, अपने राव के पास जाकर एक मेरा संदेश देना कि मैंने गलत लोगों का साथ दिया और गलत लोगों का साथ देने की वजह से ही आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। ये बात शेखा ने सही कही थी। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखिएगा इस बात को। ये हो गया पाहेबा साहेबा का युद्ध। समझ में आया? अब सुनो और समझो। छोटे मोटे जो युद्ध है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट याद रखिएगा अच्छे से। नंबर फर्स्ट अपनी कॉपी में देखो। भाद्राजुन के स्वामी वीरा को पराजित किया। तो भाद्राजुन का जो स्वामी वीरा जो था, इस भाद्राजुन के स्वामी वीरा को ही पराजित करके अपने युद्ध अभियान प्रारंभ किए। किसने? मालदेव राठौड़ ने। तो कोष्टक में लिखो आगे, युद्ध अभियान प्रारंभ। कैसे हो सर? महीना पूरा होने पर गांव आया हूँ। अब लाइव तो नहीं ले पाता हूँ पर क्लास लगातार लेता हूँ। बहुत बढ़िया ओपी, कोई बात नहीं। क्या करें, हमारे काफ़ी, अब चिंता मत करो, 4 दिन बाद हम सभी बिछड़ जाएंगे, है ना? वापस लौट कर आओगे ना? अरे बोलो, मंजिल हासिल करके आओगे ना? पक्का? अरे पक्का ना? हाँ, और आओ तो मरना खाली हाथ मत आना। मेरी फेवरेट मिठाई है गुबाड़ जामुन। हाँ, गुलाब जामुन, वही। कौन से जामुन? और वो भी शानदार लेटेस्ट
बड़े वाले, एक भी अगर, हालांकि कोई भी नहीं आएगा ये भी मुझे पता है। सुनो, आपकी तरह पिछली वाली वैकेंसी में 5000 स्टूडेंटों ने वादा किया और सबकी जॉब भी लगी, एक भी दुष्ट आत्मा नहीं आया। और तुम भी उन्हीं बिरादरी के हो। मालदेव राठौड़ का पुत्र होगा जो कहेगा मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं, तो आप भी तो अपने भाइयों के नक्शे कदम पर चलोगे। तुम प्रॉमिस करके जाओगी जिस प्रकार उन्होंने प्रॉमिस किया, लौट कर एक भी नहीं आएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल उन्होंने भी कहा हम भी आएंगे, पर जॉब लगने के बाद सब कहते हाँ अच्छा पढ़ाया था, उनका योगदान रहा हमारी सब। अब क्या करेंगे जाके, ये ध्यान रखिएगा। समझ में ना? अरे कोई बात नहीं, मर जाओ, सिलेक्शन हो जाए, ये हमारे लिए गर्व की बात है, पर जब सिलेक्शन हो जाए तो एक मैसेज जरूर छोड़ देना कि सर मेरी जॉब लग गई, पर ये मत भेजना सर मेरी लग गई, मेरी लंका लग गई। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। अरे समझ में आया ना? बिल्कुल सफल होइएगा स्टूडेंट्स, और पढ़ाई टू बी कंटिन्यू कीजिएगा, वरना ध्यान रखना, अभी भी बोल रहा हूँ, सफलता निरंतरता, धैर्यता और थोड़ी सब्र भी मांगती है। समझ में आया ना? ध्यान रखना, एक शब्द बोला निरंतरता, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, सफल 100% होगे। लिखो मरो। भाद्राजुन के आगे लिख दिया, अपने युद्ध अभियान क्या किए, प्रारंभ। नेक्स्ट सुन लो, आगे देखो अपनी कॉपी में क्या आ रहा है, नागौर। अब मालदेव राठौड़ जैसे पहले सेवकी का युद्ध लड़ने गए तो दौलत खां पराजित हुआ था, पूर्णतः दमन नहीं हुआ। फिर सेना लेकर गए मालदेव राठौड़ और पराजित किया, जल्दी से बताओ किसको, दौलत खां को। अब जब नागौर से वापस आ रहे थे तो बीच में आया अड़ता हीड़ता, मेड़ता का कौन था, विरमदेव सेवकी के युद्ध से क्या लेकर भाग गया, और हाथी को लेकर दोनों में जोड़ हुआ कि नहीं हुआ। अब मालदेव राठौड़ आए कहाँ, मेड़ता। मेड़ता आए तो बिल्कुल विरमदेव ने भव्य स्वागत किया, किसका, मालदेव का। और आप में से किसी मूर्ख इंसान ने पूछा ही नहीं कि सर जी बताओ ना प्लीज उस हाथी का क्या हुआ, हमें क्या करना, हाथी का क्या हुआ। पूछना तो चाहिए था ना कि सर हाथी का क्या हुआ। विरमदेव लेकर भागा, मालदेव उसके पीछे भागा, बाद में हाथी रहा किसके पास, पूछा आपने, किसी ने नहीं। क्या करना है, बस टपली याद रखी तुमने। हाँ, क्या याद रखी, हाँ मैजिक याद रखा। सुनो सुनो, सेवकी का युद्ध होने के बाद गंगा और मालदेव कहाँ आ गए, राजधानी मेहरानगढ़। और मालदेव राठौड़ ने कहा अपने पिताजी गंगा को, कहा पिताजी मेड़ता परगने में विरमदेव को संदेश भेजो कि हाथी चुपचाप कहाँ भेजे, राजधानी, वरना हमसे अच्छा कोई नहीं होगा। तो गंगा ने संदेश भेजा मेड़ता विरमदेव को कि भाई तू बाढ़ हाथी लौटा दे, वरना मालदेव आड़ू आदमी है, लड़ेगा। विरमदेव ने कहा यार कोई बात नहीं, राजधानी से संदेश आया है, लौटा देता है। हाथी भेज दिया, मेड़ता से रवाना कर दिया। किसने, अब सुनो, यह हाथी सेवकी का युद्ध लड़कर आया कि नहीं आया। और रण क्षेत्र में सिर्फ सैनिक ही घायल नहीं होते थे स्टूडेंट, जानवरों पर भी, घोड़ों पर भी, हाथियों पर भी वार लगते थे, वो भी घायल होते थे। तो घायल तो था ही था हाथी, और गर्मी के अंदर भयंकर गर्मी पड़ रही थी, उसी गर्मी में इस हाथी को मेड़ता से रवाना कर दिया। कौन से, पुर की तरफ। रास्ते में बड़ी भयंकर तबीयत बिगड़ी किसकी, हाथी की, और हाथी की क्या हो गई, मौत। अगर ये हाथी जोधपुर पहुंचकर 4 दिन 6 दिन निकाल लेता तो लपड़ा होता ही नहीं। जब हाथी पहुंचा नहीं कहा मेहरानगढ़ और पता चला कि रास्ते में मृत्यु हो गई, तो मालदेव ने कहा यह हाथी मरा नहीं, इसको मारा गया है जहर देकर, विरमदेव ने मरवाया है। और विरमदेव ये सोचता है कि ना हाथी इसका ना मेरा, बदला तो लूंगा।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, पिछला वाला पढ़ेंगे कल। धन्यवाद। अभी क्लास है कोई? नहीं है? टेस्ट फेस्ट नहीं है इनका? टेस्ट करवाओ ना, क्यों छोड़ते हो इतने जल्दी? घर पे जाकर रोते फिरेंगे।